हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विकास सर के द्वारा बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने के बेटर अप्रोच को सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज हैं टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, सीएपीएफ एंड पीसीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। So, today we'll discuss the topic of the gross domestic product और इनके ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज वेल हम लोग यहाँ पे मैक्रो फंडामेंटल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ द इंडिया जीडीपी। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जीडीपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि जीडीपी इज द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है। पहला डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। पहला क्या आपका डोमेस्टिक टेरिटरी एंड सेकंड आपका यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपका देख सकते हैं ऑप्शंस, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो टोटल आप पे डिपेंड यहाँ पे कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट पे। तो टाइम पीरियड, तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी एंड टाइम पीरियड आपका क्या होगा। टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे एज ए फाइनेंशियल ईयर को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं एज ए इकोनॉमिक टेरिटरी। और ये आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री से। जैसे आपका यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं टेरिटोरियल वाटर शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेजल, जो भी आपका ऑपरेट बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एम्बेसी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कंसल्ट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन द अदर कंट्री। जैसे मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि दूसरे कंट्री में हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सेटअप है वहाँ पे, ओके, या आप एम्बेसी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि जो भी कंट्री यहाँ पे अगर इंडिया हैंडल कर रही है या वो कंट्री हैंडल कर रही है डिफरेंट कंट्री में और उनका बेस है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे एक्टिविटी इन इंडिया एम्बेसी एंड कंसर्न अदर कंट्री, ऑब्वियसली बात है हमने डिस्कस किया, तो पहला ऑप्शन से आपका सही होगा। एयर इंडिया सर्विस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्री, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। वैल्यू एडिशन इन इंडिया इकोनॉमिक टेरिटरी, ये भी आपका ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी की बात की जा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द विजिट ऑफ फॉरनर इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेसेस इवेंट इन द कंट्री अमाउंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए फॉरेन कंट्री इंडिया में घूमने के पर्पज से आ रही है, मेडिकल पर्पस या टूरिज्म पर्पज से आ रही है, या कोई इवेंट्स के पर्पज से यहाँ पे आ रही है, तब बताइए उस टर्म में यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म में इनको क्या कहेंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कोई फॉरनर अगर इंडिया आ रही है तो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे तो प्लेस सीमेंट तो प्रोडक्शन तो कर नहीं रही है, इम्पोर्ट भी यहाँ पे नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो सकता है आपका कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट। लेकिन आप थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो आपको एक्सपोर्ट का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, और आप उनको बेच रहे हैं किनको, नॉन रेसिडेंशियल पीपल को, मीन्स आप फॉरेनर को अगर आप बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे अगर कोई भी सामान बनाया इंडिया में और उनको फिर एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्री में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे कौन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेनर पीपल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन अगर मैं बोलूँ कि अगर फॉरेनर खुद ही यहाँ पे इंडिया में आ जाए और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करे, तो ऑब्वियसली बात है वो भी आपका कौन सा कॉन्सेप्ट में आएगा, एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो इसलिए आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वार्टरली एंड एनुअल जीडीपी डेटा इज रिलीज बाय द एनएसओ विथ टाइम लेग ऑफ। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 मंथ। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आपका क्या होता है। इसमें आपके 2 टाइप के ऑफिस होते हैं, सीएसओ और आपके होते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे, दोनों के काम में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ये आपका मोस्टली आपका स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं और ये आपका सैंपल सर्वे कंडक्ट करते हैं। मीन्स आपका ये
सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इंडिया आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, तो डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में जा करके ये सर्वे को कंडक्ट करते हैं और एक डेटा को रिलीज करते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिमांड फॉर जीडीपी इन इकोनॉमिक कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इकोनॉमिक है आपका 2 टाइप्स ऑफ द गुड्स को प्रोड्यूस करती है। पहला क्या है आपका कंजम्पशन गुड, सेकंड क्या है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं। ओके और ये देखिए ये जो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमिक ईयर, एक ईयर में जो भी इनके वैल्यू होते हैं उनको ही हम जीडीपी कहते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे द वैल्यू ऑफ दिस 2 गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक इन ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। ओके ये जो जीडीपी जो परचेज करते हैं जो यहाँ पे हैं ये डिपेंड करता है आपके 4 सेक्टर पे। अब वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं, यहीं पे हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल, ये 4 सेक्टर है, इन्हीं पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके हाउस होल्ड होते हैं ये आपका कंसिडर, अगर यहाँ पे आप रिलेट करेंगे इन 2 गुड्स से तो हाउस होल्ड आपका जनरली आपका कंजम्पशन गुड्स में आएंगे, प्राइवेट आपका कैपिटल गुड में आएंगे एंड गवर्नमेंट आपका यहाँ पे कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड दोनों में इंक्लूड होने वाला है, और एक्सटर्नल आपका यहाँ पे कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड दोनों में इंक्लूड होंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल करने का मतलब ये है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड यहाँ पे बोला जा सकता है एक्सटर्नल सेक्टर से, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से कॉन्सेप्ट आ गया आपका जीडीपी का, तो जीडीपी आपको पता है जैसे मैंने भी डिस्कस किया, तो चलिए इसका ऑप्शंस को देखते हैं। इट इज द वैल्यू एडेड बाय द ऑल द फंड्स इन द इकोनॉमिक, ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन सही लग रहे हैं, सारे वैल्यू एडेड होंगे। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक, ऑब्वियसली डेफिनेशन में ही ये दिए गए हैं। इट इज सम ऑफ द फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड नेट ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, ये भी आपके सही होंगे। देखिए नेशनल इनकम जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग 3 मेथड निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड होते हैं। ये जो 3 मेथड में होते हैं, ये जो आपका बता रहा है ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, C + I + G + X - M, ये आपका होता है। और वही चीज़ आप देख सकते हैं कि फाइनल कंजम्पशन C कंजम्पशन को इंडिकेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर G। तो यहाँ पे X - M आपका क्या हुआ, एंड नेट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका जीडीपी में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन सही होंगे। इट इज द इनकम रिसीव बाय द 4 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है। देखिए इनकम मेथड की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे तो 4 प्रोडक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेज, ये आपका 4 प्रोडक्शंस में आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला, कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज as an input, and intermediate goods are those which have been produced but should be the further transformed before it can be used for any purpose। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को देखते हैं। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप फाइनल गुड्स में। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट बनाते वक्त आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, जैसे आप कलर को ले लीजिए, डिजाइनिंग ले लीजिए या बटन ले लीजिए, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, तो आप उन सबको मिला करके फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो ये सब आपका क्या है, एक तरफ से ये सब आपका इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड हो जाएंगे। और कैपिटल गुड्स आपका जनरली फाइनल गुड्स ही होता है, और कभी कभी वो आपका इनपुट्स में भी इंक्लूड होता है। इसलिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन को, कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एन इनपुट। तो फाइनल गुड्स तो होते हैं लेकिन वो बोला गया है कि नॉट यूज एन इनपुट, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये इनपुट में भी यूज होता है। जैसे आप ले सकते हैं फाइनल, अभी मैं जैसे बताया इंटरमीडिएट गुड्स में स्टील सीट ले सकते हैं, और स्टील सीट आप डिफरेंट फाइनल प्रोडक्शन बनाने में भी काम आएगा। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए आपके, ओके, तो जैसे वुड हो गए, वुड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी एक इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन घर बनाने में हम लोग वुड्स का भी यूज करते हैं, ठीक। और डायरेक्टली हम इनको यूज कर सकते हैं वुड एंड स्टील सीट को, तो डायरेक्टली एज इनपुट को भी यूज कर सकते हैं कैपिटल गुड्स। तो ऑब्वियसली बात है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, और सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन भी सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट काउंटेड पूछा जा रहा है, तो काउंटेड क्या क्या हो सकते हैं तो वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन नॉट काउंटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ब्लैक मनी, केयर इकोनॉमी, एक्सटर्नलिटीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये सब आपका नॉट काउंटेड हो सकता है, और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशंस में।
ओके, चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि नॉट काउंटेड क्या क्या हो सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी की बात करूँ तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंक्लूड तो करते ही हैं। आप देख सकते हैं कि 30% ऑफ जीडीपी आपका कहाँ से आता है, इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी से ही इंक्लूड होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन ये क्या आपका गलत है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा जा रहा है। री एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो री एक्सपोर्ट के आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे सकते हैं कि आप अगेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी गुड्स को। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप यहाँ पे 100 रुपये में पेट्रोल मंगा रहे हैं। ओके, पेट्रोल मीन्स क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं गल्फ कंट्री से, और आप उनको रिफाइन कर, इंडिया में रिफाइनरी काफ़ी ज़्यादा है पेट्रोलियम का, आप इनको रिफाइन करके 150 रुपये में नेबरिंग कंट्री को बेच दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका 50 रुपया, और ये जो 50 रुपया हुआ ये इंक्लूड होगा आपका इंडिया का जीडीपी में। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि री एक्सपोर्ट भी आपका काउंट किया जाता है इंडिया का जीडीपी में, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज मेजर्ड बाय द चेंज इन जीडीपी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल 2015 से पहले हम लोग जब भी हम लोग लेते थे तो एट द फैक्टर कॉस्ट पे लेते थे, लेकिन अब हम लोग रियल जीडीपी एट द कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे हम लोग मेजर करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस। देखिए हम लोग जब भी अगर मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम लोग रियल जीडीपी को ही लेते हैं। रियल जीडीपी कहने का मतलब ये है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेस ईयर। अब बेस ईयर हम लोग का क्या है, बेस ईयर हम लोग का है 2011 और 2012। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ इंडिया एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू होल्ड मस्ट होल्ड ट्रू। 10 को भी साथ में ले लेते हैं, क्योंकि 9 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन हैं। इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंस रिसेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी ट्रू। देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है फर्स्ट 9th नंबर पे कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करता है तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा होगा, और अगर रिसेशन आता है तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा होगा। अगर आप दोनों के ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे एक रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है और एक आपका नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो रियल जीडीपी है आपका, ये रियल जीडीपी आपका कॉन्स्टेंट प्राइस पे होता है, और जो आपका नॉमिनल जीडीपी है ये आपका करंट प्राइस पे देखा जाता है। अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेगा, इन्फ्लेशन के साथ ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। अगर प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी या गुड्स का तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगा, अगर प्राइस घटेगा तो नॉमिनल जीडीपी भी यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस के साथ यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल जीडीपी आपका क्या है, क्वांटिटी के साथ फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी आपका क्या है, क्वांटिटी एज वेल एज आपका वैल्यू ऑफ द गुड्स के साथ भी यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स करने का मतलब क्या है, प्राइस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, यहाँ पे कॉपी एंड पेन का एग्जांपल लूँ और क्वांटिटी यहाँ पे मैं सेम ले लेता हूँ 5। ओके, और 11, 12, 12 एंड 13, 13 एंड 14। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 11, 12, 12 एंड 13, 13 एंड 14, तो यहाँ पे 1 कॉपी का प्राइस मैं 5 लेता हूँ, यहाँ पे 10 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 15 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 15 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 20 लेता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूँ तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी हम लोग करंट प्राइस भी देखते हैं। तो करंट प्राइस यहाँ पे कितना है, 1 पेन का दाम यहाँ पे कितना है प्राइस, 5 रुपीज़, यहाँ पे 10 है। तो 5 5 25, 10 5 50 और 15 5 75। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ पेन की बात करता हूँ, 10 5 50, 15 5 75, 25 100। ये आपका नॉमिनल जीडीपी हुआ। प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका प्राइस बढ़ेगा ही, हो भी सकता है कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस हो सकता है। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ तो रियल जीडीपी हम लोग का प्राइस पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर पे डिपेंड करता है। और बेस ईयर का प्राइस क्या है आपका 5 है, 1 कॉपी का प्राइस यहाँ पे क्या है 5 एंड 1 पेन का प्राइस क्या है 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी का रियल जीडीपी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे 25 25, यहाँ पे 25 ही होगा, यहाँ पर भी 25 होगा, और यहाँ पे 50, 50 एंड 50। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो रियल जीडीपी भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे क्वांटिटी अगर चेंज करता है तो रियल जीडीपी भी यहाँ पे चेंज करेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे जाएं, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग, तो रेट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करेंगे, वो काफ़ी लंबा
चला जाएगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग रियल जीडीपी को ही लेते हैं, रियल जीडीपी को चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अगर इन्फ्लेशन अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी को लेंगे तो वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है, तो हम लोग को एक्चुअल डेटा हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी बात करेंगे तो रियल जीडीपी को ही लेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग किस चीज़ को यूज कर रहे हैं, एट द मार्केट प्राइस को यूज कर रहे हैं, एट द फैक्टर कॉस्ट को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग। इस तरह से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे 9th नंबर पे। एंड अगर 10th नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर रिसेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्रीजेज इन द रियल जीडीपी की कॉन्सेप्ट आएगी, यानी यहाँ पे रियल जीडीपी का कहीं कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है दोनों में, 9 एंड 10 में। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल जीडीपी इज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, जीडीपी द करंट मार्केट प्राइस है द स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे या अगर आप न्यूज में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आप थोड़ा सा परसेप्शन भी दे सकते हैं थोड़ा सा माइंड में कि ऐसा हो रहा है। जैसे कि रियल जीडीपी आपका क्या है, जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट द करंट प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो भी इंक्रीज कर रहा है लास्ट डिकेड में। ओके, और यहाँ पे जीडीपी एट द करंट प्राइस ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है लास्ट डिकेड में, इंक्रीज यहाँ स्टेडली इंक्रीज कर रहा है लास्ट डिकेड। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही होंगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल पर कैपिटा जीडीपी इज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ पे जब पर कैपिटा जीडीपी की बात की जा रही है तो यहाँ पे पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और जब पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे तो एक तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बारे में बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका इंडिया पॉपुलेशन है आपका 1% एनुअली ग्रोथ कर रहा है। ओके, और आपका जीडीपी क्या है, आपका रियल जीडीपी यहाँ पे 5% भी एनुअली ग्रोथ कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ द पॉपुलेशन कम है और रियल जीडीपी का रेट ऑफ द ग्रोथ क्या आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा ही। और सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखिए, रियल पर कैपिटा इनकम है स्टेडली इंक्रीज द लास्ट 5 ईयर, अगर ये ऑप्शन सही है तो ऑप्शन ए भी ऑप्शन फर्स्ट भी सही हो सकते हैं। इसे 12th का आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन सी सही होंगे, बोथ 1 एंड 2। ओके, चलिए, द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को लेते हैं। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे जो भी है ये देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को भी हम लोग यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं या नेट नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट द मार्केट प्राइस पे भी पर ही हम लोग यहाँ पे निकालते हैं अपने नेशनल इनकम को। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th नंबर, ग्रोस नेशनल इनकम। अगर मैं यहाँ पे ग्रोस नेशनल इनकम की बात करूँ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला जैसे आपको पता होगा GNI, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, इक्वल टू GDP प्लस NFIA। NFI कहने का मतलब ये है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड, और नेट फैक्टर इनकम अब्रोड जो है आपका यहाँ पे ये सिर्फ आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ कि ये इंडियन रेसिडेंस इंडियन पीपुल है और ये फॉरेनर पीपुल है, अगर इंडियन पीपुल अगर फॉरेन पीपुल में फॉरेन टेरिटरी में जाके कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं यहाँ के रेसिडेंशियल यहाँ पे, और फॉरेन रेसिडेंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहे हैं। मान के चलिए कि इंडियन पीपुल सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा अर्न कर, रेमिटेंस हम लोग का काफ़ी ज़्यादा आता है, तो चलिए वहाँ से 200 यूनिट आया और फॉरेनर इनकम्स हम लोग के यहाँ से 100 यूनिट ले जा रहा है। ठीक, और हम लोग यहाँ पे क्या करें, 200 यूनिट ला करके हम इंडिया में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है, अगर देखेंगे तो 100 यूनिट आपका यहाँ पे सरप्लस में आ रहा है, हम लोग के लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि जो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रोड बाय द रेसिडेंट्स एक्सक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो भी है यहाँ पे वो आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, ये आपका रेसिडेंस के अर्निंग पे डिपेंड कर रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सारे इंक्लूड यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ आप यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शंस को, अगर आपको ग्रॉस नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पता होगा तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ द इनकम अर्न बाय द कंट्री सिटीजन। ऑब्वियसली बात है ये इंक्लूड होगा, ये प्लस में है। इट इज़ द इनकम अर्न बाय द कंट्रीज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स का तो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लूड हो रहा है यहाँ पे, तो वो तो इंक्लूड नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक, इट इज़ द कैलकुलेटेड बाय द मार्केट प्राइस बाय द NSO। अब हम लोग को पता है कि हम लोग मार्केट प्राइस पे ही लेते हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही है और सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। इट इज इक्वल टू GDP प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बताया नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिपेंड नहीं करता। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूँ तो देखो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अबोर्ड इज इक्वल टू द नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये भी ऑप्शन गलत है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया इसके ऊपर। नेट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज एट इंक्लूड द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। So, this is the end of today's discussion. Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.